हाय गाइज, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट और उसमें स्पेशलाइज सिस्टम हम पढ़ने लगे थे। और स्पेशलाइज सिस्टम में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था, एक्सपर्ट सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, डेटा वेयरहाउसिंग के बारे में पढ़ा था, डेटा माइनिंग के बारे में पढ़ा था और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ सेल के बारे में, यानी पॉइंट ऑफ सेल, सेल के पॉइंट पर, यानी पॉइंट ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट ऑफ सेल जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है, ये क्या करता है, सेल के पॉइंट पर डेटा रिकॉर्ड कर लेता है। जिस टाइम पर पॉइंट ऑफ सेल्स में रिकॉर्ड करेगा, यानी सेल्स के पॉइंट पर रिकॉर्ड करेगा, जहाँ पर सेल्स हो रही है वहाँ पर रिकॉर्ड करेगा, उसी टाइम पर और उसी प्लेस पर। जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, मालूम पड़ा आप एक बिग बाज़ार गए और बिग बाज़ार में सामान लिया, तो पॉइंट ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन वहीं पर कंक्लूड होगा। जैसे ही आप ख़रीद कर उसके बिल पेमेंट करने के लिए आप जो उनके बिल पेमेंट काउंटर्स होते हैं, काउंटर्स लगे रहते हैं, वहाँ पर जैसे ही जाओगे वैसे ही सेल्स कंप्लीट हो जाती है। और वहीं पर सेल्स कंप्लीट होती है, वहीं पर पता चल जाता है, वहीं उसी के साथ ERP अटैच्ड होती है और वहीं अपडेट हो जाती है ERP। तो पॉइंट ऑफ सेल्स है, यानी सेल्स के पॉइंट पर ही जो डेटा है वो कैप्चर हो जाएगा, यानी डेटा का टाइम कैप्चर हो जाएगा, डेटा की प्लेस कैप्चर हो जाएगी, कितने बजे हुआ डेटा, कितने पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, ये सारी चीज़ हो जाएगी। और अगर ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन है तो आपका अकाउंटिंग सिस्टम भी अपडेट हो जाएगा उसी टाइम पर। तो क्या होता है कि जनरली पॉइंट ऑफ सेल्स में क्या होता है कि पॉइंट ऑफ सेल्स जो मशीन होती है वो स्कैनर के साथ अटैच्ड होती है, मैग्नेटिक कार्ड्स के साथ अटैच्ड होती है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक सेल्स हो रही है तो उसी समय पेमेंट हो जाता है। मतलब बंदा आता है और बारकोड रीड करता है, कितने आइटम हैं, वो केवल रीड करता चले जाता है और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसे ट्रांसलेट कर लेता है कि कितने आइटम्स हुए। और फिर अगर आप कैश पैसा दे देते हो तो कैश उसमें लिख दिया जाता है और कैश आपके पास हो जाता है। और अगर कार्ड स्वाइप करना है तो कार्ड स्वाइप हो जाता है और ट्रांजैक्शन उसी समय कंप्लीट हो जाता है। यानी कि अगर आप कार्ड स्वाइप कर रहे हो तो इवन पैसा ऑटोमेटिकली बैंक में ट्रांसफ़र हो गया, ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। तो ये पॉइंट ऑफ सेल्स का बेनिफिट है। इनमें एरर्स बहुत कम हो जाते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स में। मतलब मैनुअल सिस्टम्स में बहुत एरर होते हैं, मैनुअल सिस्टम्स में बहुत पिलफरेज हो सकती है, मैनुअल सिस्टम में स्टॉक को ऐड करना, माइनस करना, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। लेकिन पॉइंट ऑफ सेल्स जो है उसमें एरर्स एलिमिनेट हो जाते हैं। ये पॉइंट ऑफ सेल्स जो हैं बैच प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोसेसिंग कर सकते हैं। बैच प्रोसेसिंग में क्या होगा, बैच बनेगा और उसके बाद प्रोसेसिंग होगी। तो बैच और ऑनलाइन में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक बैच बन जाता है। कई जगह बैच की ज़रूरत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेरोल आप प्रोसेस कर रहे हो तो मंथ एंड में आप वो उस बैच को प्रोसेस कर दो जो चेंज करना है अभी, क्योंकि सैलरी 1 तारीख को आप दोगे तो मंथ के एंड में आप प्रोसेसिंग करो, उतना टाइम लो, आराम से बैच बनाओ। लेकिन दूसरी जगह जहाँ पर आपकी सेल्स हो रही है वहाँ पर बैच प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तो जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ वैसे ही अपडेट हो जाना चाहिए। तो वहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन ऑनलाइन प्रोसेसिंग में पहुँचने के लिए कई बार स्टार्टिंग बैच से की जाती है कि शाम को बैच अपडेट होगा और फिर उसके बाद जो है बैच ओके कर दिया जाएगा और वो सिस्टम में फ्लो हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद जब सिस्टम सही तरीके से चलने लगता है तो उसे बैच से ऑनलाइन में चेंज कर दिया जाता है। बैच प्रोसेसिंग कभी ट्रांजिशन फेज़ होती है, कभी बाय नेसेसिटी होती है। बाय नेसेसिटी किस केस में होती है, जैसे पेरोल प्रोसेसिंग है। पेरोल प्रोसेसिंग में हर समय एक बंदा, क्योंकि 1 तारीख को सैलरी जाएगी तो 31 तारीख तक प्रोसेसिंग हो, उतनी दिन में अगर कोई नेगोशिएशंस हो रहे हैं सैलरी के वो अलाउ होनी चाहिए, मतलब इंस्टेंटली रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर बैच प्रोसेसिंग बेटर है, बैच प्रोसेसिंग होनी ही चाहिए। लेकिन अदरवाइज़ ऑनलाइन प्रोसेसिंग और जगह में ऑनलाइन प्रोसेसिंग हो तो ज़्यादा बेटर हो, तो उसमें ट्रेल हो जाती है, उसमें पिलफरेज कम होती है, उसमें सारी रिकॉर्ड्स हो जाते हैं और कंट्रोल बेटर आ जाता है। तो पॉइंट ऑफ सेल 2 तरह का हो सकता है, एक बैच प्रोसेसिंग हो सकता है और ऑनलाइन प्रोसेसिंग हो सकता है। और बिग शॉपिंग मॉल्स, डिपार्टमेंटल शॉप्स और अच्छे रेस्टोरेंट्स जैसे मैकडोनल्ड्स वगैरह, इनमें आपको दिखेगा पॉइंट ऑफ सेल्स दिखाई देता है, जहाँ पर
अब मालूम पड़ा आपने फ्रेंचाइज दे रखी है, या मालूम पड़ा 50 रेस्टोरेंट्स है, चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है, 50 चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है, तो वो डेटा ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाता है। जैसे ही सेल्स हुई डेटा फ्लो हो जाएगा, और क्योंकि जैसे ही सेल्स हुई तो दूसरे डिपार्टमेंट्स को पता चल जाएगा, जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स को, इन्वेंट्री कम हो गई। अगर इन्वेंट्री एक डेंजर लेवल में आ गई या एक रीऑर्डर लेवल में आ गई, ऑटोमेटिकली रीऑर्डर हो जाता है कि इतनी इन्वेंट्री कम हुई, अब आप भेजो। तो हमने ये पढ़ा कि पॉइंट ऑफ सेल्स 2 टाइप के हो सकते हैं, एक बैच प्रोसेसिंग हो सकते हैं और एक हो सकते हैं ऑनलाइन अपडेटिंग सिस्टम्स। तो बैच प्रोसेसिंग में जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर बैच कंट्रोल्स देखेगा कि बैच कंट्रोल्स कैसे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन लॉग्स वो रिव्यू करेगा, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखेगा वो तगड़ा है कि नहीं है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऐसा होना चाहिए वो कंप्लीटनेस एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शंस को इंश्योर करें, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन हमने पढ़ा एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस और वैलिडिटी होनी चाहिए उस ट्रांजैक्शन में। 3 चीज़ होनी चाहिए। कंप्लीटनेस, जहाँ भी ट्रांजैक्शन आता है वहाँ पर कंप्लीटनेस, वैलिडिटी, एक्यूरेसी आता है। तो एक्यूरेट, वैलिड और कंप्लीट ट्रांजैक्शन होना चाहिए। मतलब कि जो कॉर्पोरेट डेटाबेस है वो अपलोड हो उससे पहले क्या होना चाहिए आपका, आप चेक कर लो, क्योंकि बैच प्रोसेसिंग है, शाम को बैच बनेगा, शाम को या 2 दिन में बैच बनेगा, या एक वीकली बैच बनेगा। अगर मान लिया रेस्टोरेंट्स वगैरह है तो वहाँ मोस्ट प्रोबेबली शाम तक बैच बन जाएगा, और एक बार बैच बन गया और बैच मूव कर गया आगे, तो फिर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब उससे पहले ट्रांजैक्शन की कंप्लीटनेस और वैलिडिटी को देखना बहुत ज़रूरी है। आप चेक करोगे कि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट है, वैलिड है, क्योंकि एक बार वो मूव कर गया सिस्टम में तो फिर उसे चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। और ये जनरली अगर कोई बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है और बड़ा शॉपिंग मॉल है तो इसमें ट्रांजिशनल पीरियड में रखा जाता है। और कई जगह तो क्या होता है कि कई जगह कई रीजंस की वजह से बैच प्रोसेसिंग ही रखी जाती है, डे एंड बैच प्रोसेसिंग ही रखी जाती है। लेकिन बेस्ट ये है ऑनलाइन अपडेटिंग सिस्टम। ऑनलाइन अपडेटिंग सिस्टम में ऑडिटर को कंट्रोल्स तो देखने ही देखने हैं, एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस देखनी ही देखनी है, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा एग्जॉस्टिव होना चाहिए बैच ट्रांसफ़र से। मतलब बैच ट्रांसफ़र कंट्रोल्स जो हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पर रुकने का चांस नहीं है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ, सेल हुई, ऑटोमेटिकली सिस्टम में डेटा फ्लो कर गया, आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें डेटा फ्लो कर गया। तो पॉइंट ऑफ सेल्स, हमने ये जाना कि पॉइंट ऑफ सेल्स क्या है। पॉइंट ऑफ सेल्स यानी सेल्स के पॉइंट पर ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन, पहले क्या होता था, कोई चीज़ बिक्री होती थी, खाता बनता था, फिर उसके बाद हेड ऑफिस में जाता था, या वहाँ पर ब्रांच ऑफिस में एक अकाउंटेंट रखना पड़ता था, वो खाता मेंटेन करता था, और कई बार उसमें गड़बड़ करता था, उसके ब्रांच ट्रायल बैलेंस नहीं मिलते थे। एक स्पेस आपको अकाउंटेंट के लिए रखनी पड़ती थी, वहाँ पर बैकएंड के लिए एक स्पेस रखनी पड़ती थी, वहाँ पर अकाउंटेंट बैठेगा, अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहा होगा, वाउचर साइन हो रहे होंगे, सारी चीज़ें हो रही होंगी। अब उतना सेल्स हो रही है, सेल्स को देख रहा होगा कि उस ब्रांच में क्या सेल्स हो रही है, उसका MIS भेज रहा होगा, कई चीज़ भेज रहा होगा। लेकिन पॉइंट ऑफ सेल्स रखने के साथ क्या होता है कि आपको अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट ऑफ सेल्स के अनुसार क्या होता है कि वहाँ पर जैसे ही सेल्स हुई तो आपको ये पता चल जाएगा इन्वेंट्री कितनी बची है। पॉइंट सेल्स हुई तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस चीज़ की सेल्स हुई, कितने आइटम की सेल्स हुई, और कितना अमाउंट आया, कैश में आया, क्रेडिट में आया। कि पॉइंट ऑफ सेल्स में जनरली कैश या आपका कैश सेल्स होती है, कैश में आया, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स के थ्रू सेल्स होती है, तो आपके अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफ़र हुआ। तो पॉइंट ऑफ सेल्स एफिशिएंसी बढ़ाता है। पॉइंट ऑफ सेल्स आपके बाइंग एक्सपीरियंस को, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन को इजी बनाने में हेल्प करता है। पॉइंट ऑफ सेल्स एरर फ्री उसे बनाता है, क्योंकि अकाउंटेंट आप रखते थे तो एरर भी चेक करता था, लेकिन यहाँ पर एरर नहीं होना चाहिए, और सिस्टम इस तरह से बनना चाहिए कि एरर होना ही नहीं चाहिए। और ऐसा होता है, एरर नहीं होता है, मटेरियल अमाउंट का एरर होता ही नहीं है, बल्कि एरर होता ही नहीं है। अगर आप रिलायंस वगैरह में चले जाएं, रिलायंस के जो बिग बाज़ार, रिलायंस, इनमें चले जाएं, तो वहाँ पर एरर होने के चांसेस नहीं है सेल्स में, क्योंकि बंदा कोई भी चीज़ खरीद रहा है, आपके पास बार कार्ड रीडर है, बार कार्ड से आपने रीड किया, उसको सामान दिया, उससे पैसे लिए और उसका बिल बन गया।
और हेड ऑफिस तक पता चल गया कि भाई ये सेल्स हुई है। मिनट बाय मिनट अपडेटिंग होती है पॉइंट ऑफ सेल्स से। तो पॉइंट ऑफ सेल्स क्या है? पॉइंट ऑफ सेल्स है, यानी पॉइंट सेल्स के पॉइंट पर ही ट्रांजैक्शन, टाइम एंड प्लेस और उस ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया जाता है। कितने बजे सेल हुई, क्या टाइम था, क्या जगह थी, ये सारी चीज़ें कैप्चर की जाती हैं पॉइंट ऑफ सेल्स में। और जैसा कि हमने बोला, दो टाइप की प्रोसेसिंग हो सकती है, बैच प्रोसेसिंग हो सकती है, ऑनलाइन अपडेटिंग हो सकती है। बैच प्रोसेसिंग होगी तो बैच बनेगा, शाम तक बैच बनेगा, या मतलब आधे दिन का या घंटे घंटे भर का भी बैच बन सकता है, लेकिन फिर उसको फ़ायदा नहीं है कि या तो डेली बैच बनता है या ऑनलाइन अपडेटिंग होती है। तो वो बैच कंट्रोल्स जो होंगे, बैच प्रोसेसिंग होगी, तो वहाँ पर कंट्रोल्स आप कंट्रोल्स लगाओगे, इंटरनल कंट्रोल्स लगाओगे, देखोगे बैच को ओके करने से पहले ट्रांजैक्शन आ जाता है, बैच को ओके करना होता है। बैच को ओके करने से पहले सारा का सारा जो ट्रांजैक्शन है वो ओके किया गया है कि नहीं किया गया ये देख लोगे। और ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में तो फिर किसी के हाथ में होता ही नहीं है। ऑनलाइन है तो डायरेक्टली जैसे ही पॉइंट ऑफ सेल्स में सेल्स हुई, उसने बटन दबाया, उधर से बिल निकला, इधर से आपकी एंट्री चलेगी। मालूम पड़ा अगर मान लिया सपोज कोई अकाउंटेंट से कुछ गलती हुई तो वो क्या करेगा, उस सेल्स को नलीफाई करेगा, उसको रिवर्स करेगा। तो रिवर्स करेगा तो जनरली क्या होता है कि अगर वो रिवर्स करेगा तो अकाउंटिंग सिस्टम में भी रिवर्सल हो जाता है और ऑनलाइन सिस्टम्स में। तो ये पता चल जाता है कि कितने रिवर्सल हुए। रिवर्सल ज़्यादा होते नहीं है, लेकिन रिवर्सल होगा तो वहाँ पर भी पता चल जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ सेल्स है। दूसरा, हमारी स्टडी में एटीएम दिया है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन दिया हुआ है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन कुछ नहीं है, आपने देखा भी होगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, लेकिन वो कुछ नहीं है, वो भी एक पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल है, एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल है। मतलब वो बैंक का पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल है। उसमें वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अनअटेंडेड पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल है। कस्टमर जाता है, वहाँ पर एक गार्ड रहेगा, और जनरली गार्ड भी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक टीवी कैमरा लगा दो, और अगर अच्छा पुलिसिंग सिस्टम है तो पुलिस पहुंच जाएगी। अगर इस तरह का सिस्टम है कि अगर वहाँ कोई रॉबरी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो मिनटों में पुलिस पहुंच जाए, ये भी आप कर सकते हो। तो वो जनरली अनअटेंडेड रहता है, बाहर एक गार्ड रहता है, कई बार वो भी नहीं रहता है, और उसमें आप जाओ और पैसा निकाल लो। तो वो स्पेशलाइज्ड पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये ध्यान रखने की बात है, स्पेशलाइज्ड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है। तो दूसरी बात ये अनअटेंडेड रहता है। कैश डिपॉजिट कर सकते हो, कैश विड्रॉल कर सकते हो, बैंकिंग ऑपरेशन कर सकते हो, जैसे चेकबुक की रिक्वेजिशन डाल सकते हो वहाँ पर, अकाउंट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो उसके अलावा क्या होता है कि सबसे बड़ी बात ये, एटीएम जो है बैंक के टाइम में तो काम करता ही करता है, बैंक के क्लोजिंग आवर्स के बाद, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के आवर्स के बाद वो आराम से काम कर सकता है। डिस्टेंस प्लेस है, वहाँ पर काम कर सकता है। आपका बैंक अकाउंट कहीं पर है, आप कहीं और, आजकल फैसिलिटी है कि कहीं से भी पैसा निकाल सकते हो। अगर आप बॉम्बे पहुँचे तो बॉम्बे जाने के लिए आपको पैसा ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेन वगैरह में आप जा रहे हो, जहाँ पर उतरे वहाँ पर आपने पैसा निकाल लिया, तो वो एक सिक्योरिटी आपकी हो जाती है। आपके पास एक रीजनेबल लिमिट से ज़्यादा पैसा नहीं रहता, आपको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उतना कैश बैंक के पास अवेलेबल हो जाता है, वो उस कैश को कहीं और यूज़ कर सकता है। तो बैंक, ये जो एटीएम है, वो फैसिलिटी जो है विद इन बैंक होती है, अक्रॉस द बैंक होती है, रीजन के बाहर हो सकती है। यानी ये अलग टाइप का पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल है, बड़ा यूनिक टाइप का पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल है, हम ये कहें। अच्छा, एटीएम जो है वो ऑनलाइन होगा हमेशा, वो बैच प्रोसेसिंग नहीं हो सकती है, उसमें ऑनलाइन प्रोसेसिंग होगी। उसमें ऐसा है कि एटीएम से आपने पैसा निकाला और बगल वाले एटीएम में जाओगे और वहाँ से पैसा निकालने की कोशिश करोगे तो आपका बैलेंस कम हो गया होगा। अगर 40,000 रुपये, 50,000 रुपये आपके अकाउंट में हैं और आप निकालने की कोशिश करोगे, आपने 40,000 निकाल लिए, फिर उसके बाद बगल वाले एटीएम में जाकर विद इन सेकेंड्स आप बगल वाले एटीएम में, 2 एटीएम साथ हैं तो मूव करो और पैसा निकालने की कोशिश करो 40,000, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो यानी कि एटीएम जो है वो बैच प्रोसेसिंग नहीं हो सकता है, वो ऐसा पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल है जो कि ऑनलाइन होगा, बैच नहीं हो सकता, जहां अपडेटिंग ऑनलाइन होगी और उसमें लॉजिकल और फिजिकल सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए।
मतलब लॉजिकल सिक्योरिटी तो वेरी हाई लेवल होनी चाहिए। फिजिकल सिक्योरिटी आप एक गार्ड खड़ा कर लेते हो, और कई बार क्या होता है कि आप देखते रहते हो, लेकिन वो फिजिकल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, मतलब कस्टमर के लिए भी और एटीएम मशीन के लिए भी। ऐसा होना चाहिए आदमी एटीएम मशीन को उठा के ना ले जा सके, क्योंकि बहुत से केसेस में हुआ है कि एटीएम मशीन चोरी होती रहती हैं, मतलब कई डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी चोरी हो जाती है, मशीन उठ के चले जाती है। तो फिजिकल और लॉजिकल कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा तगड़े होने चाहिए। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि एटीएम का क्या रोल होगा, ऑडिटर्स का क्या रोल होगा। आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हो, आपका क्या रोल होगा एटीएम के ऑडिट करने में। तो कुछ गाइडलाइंस होती हैं, वो आपको देखनी पड़ेंगी। बैंकिंग गाइडलाइंस होती हैं, इंटरनल कंट्रोल की गाइडलाइंस होती हैं। एटीएम सिस्टम को ऑडिट करते समय एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर कुछ गाइडलाइन होती हैं, उनको आपको रिव्यू करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। केवल ऑथराइज्ड इंडिविजुअल को एक्सेस ग्रांट करनी पड़ेगी आपको सिस्टम की, मतलब जो ऑथराइज्ड इंडिविजुअल है उसको सिस्टम की एक्सेस ग्रांट करनी पड़ेगी। दूसरी, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आपको रिव्यू करनी पड़ेगी। मतलब अगर कोई आदमी लिमिट्स एक्सीड कर रहा है बैंक की, मतलब या पासवर्ड ज़्यादा किसी एटीएम में पासवर्ड डाले जा रहे हैं और वो अनसक्सेसफुल हो रहे हैं पासवर्ड, तो ये मैनेजमेंट को द्वारा ये एक टीम होनी चाहिए जो इन चीज़ों को रिव्यू करे। पहला तो ये केवल ऑथराइज्ड इंडिविजुअल सिस्टम को एक्सेस कर सके, वहाँ जा सके, वहाँ पर पैसा डाल सके, निकाल सके एटीएम में, उसके कंप्यूटर को एक्टिवेट कर सके, केवल ऑथराइज्ड इंडिविजुअल कर सके। दूसरा, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो रही, वहाँ पर आपका नॉर्मल सीसीटीवी रखा रहता है, उसमें कॉन्स्टेंटली देखें कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। ये देखें कि भाई कोई आदमी वहाँ पर हेलमेट पहन के तो अंदर नहीं घुसा हुआ है, और ये देखें कि भाई जो अटैम्प्ट्स हो रहे हैं, पासवर्ड, कई बार क्या होता है कि कस्टमर को ध्यान नहीं रहता है, 2-3 बार वो पासवर्ड डालता है, और कई बार क्या होता है वो ज़्यादा एक एटीएम में ज़रूरत से ज़्यादा पासवर्ड्स डाले जा रहे होते हैं, अनसक्सेसफुल पासवर्ड अटैम्प्ट किए जा रहे होते हैं, तो वो देखना पड़ेगा, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स देखना पड़ेगा। दूसरी बात, एटीएम लायबिलिटी कवरेज होना चाहिए बैंक के पास, यानी कि एक तरह से एटीएम इंश्योरेंस। अगर मान लिया कोई भी ऑन साइट या ऑफ साइट मशीन है, कहीं पर भी कोई मशीन है, बाहर मशीन है, किसी फैसिलिटी के अंदर मशीन है, तो उसमें एटीएम लायबिलिटी कवरेज होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर वो मशीन चोरी हो गई तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। दूसरी बात, आपके जो अनयूज्ड एटीएम कार्ड्स हैं उनका प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। क्या होता है कि बैंक आपको एटीएम कार्ड्स इशू करता है, तो उसके पास एक इन्वेंट्री होती है पहले एटीएम कार्ड्स की। मालूम पड़ा बॉम्बे से आपके एसबीआई के एटीएम इशू होते हैं सपोज़, या किसी पर्टिकुलर बैंक के होते हैं, तो वहाँ पर उनके पास एटीएम की इन्वेंट्री होती है। तो अनयूज्ड एटीएम कार्ड्स की प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए, उनकी इन्वेंट्री ट्रैक होनी चाहिए कि अनयूज्ड एटीएम कार्ड्स कितने हैं। और उसके बाद ये देखना चाहिए कि हर कार्ड केवल वैलिड एप्लीकेशन फॉर्म्स के अगेंस्ट इशू हुआ है कि नहीं हुआ है। अन इशूड जो एटीएम कार्ड्स की हैं उसकी कस्टडी किसके पास है। और सबसे बड़ी बात कि जो एटीएम कार्ड्स कई बार भेजे जाते हैं, इशू कर दिए जाते हैं, लेकिन वापस आ जाते हैं, उनके पास किसका कंट्रोल है, क्योंकि वो एक्टिव एटीएम कार्ड्स हैं। तो कई बार क्या होता है उसके पिन किसके पास है, मतलब उनके पिन और एटीएम कार्ड किसी को मिल गया, फर्स्ट टाइम पिन और एटीएम कार्ड किसी को मिल गया, तो वो तो यूज़ कर लेगा, वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यानी अनइश्यूड एटीएम कार्ड्स में कंट्रोल होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए एक पर्टिकुलर कि पिन कैसे इशू किया जाएगा। जैसे कि डेबिट कार्ड एक टाइम भेजा जाता है, पिन बाद में भेजा जाता है। और अगर मालूम पड़ा एटीएम कार्ड जो हैं वो रिटर्न हुए, तो पिन रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग पिन्स रिटर्न हुए कि नहीं हुए, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब ऑडिटर देखे उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हों। यानी कि आपके पास आप बॉम्बे से इशू कर रहे हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक हैं और सारी इंडिया में इशू कर रहे हैं पिन और एटीएम कार्ड्स, आपके पास वापस आते हैं एटीएम कार्ड्स, तो आप देखें कितने एटीएम कार्ड्स वापस आए हैं, उसके बाद देखें पिन कितने वापस आए हैं और इनमें कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ, और करस्पॉन्डिंग एटीएम कार्ड्स और पिन वापस आए कि नहीं आए, बीच में ओपन पैकेज वापस तो नहीं आया है। ये सारी चीज़ें आप देखनी पड़ेंगी। उसके बाद जो पिन इशू किया जाएगा वो ऐसे फॉर्म में नहीं किया जाएगा जहाँ पर कस्टमर का अकाउंट नंबर हो, क्योंकि कई बार क्या किसी को पिन मिल गया, अकाउंट नंबर मिल गया, वो ये नहीं होना चाहिए। जो पिन जाएगा उसमें कस्टमर का अकाउंट नंबर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा
एक्सेस कंट्रोल्स होनी चाहिए। मालूम पड़ा अगर मान लिया सपोज पिन डिस्प्ले हो रहा है तो XXX करके आता है, मतलब जनरली ATMs वगैरह में आता है, तो वो ये कंट्रोल्स लगे होने चाहिए। तो जो आप कार्ड इशू करोगे कस्टमर को तो वो पर्टिकुलर एनवलप में होनी चाहिए और उसमें रिटर्न एड्रेस होना चाहिए, लेकिन वो बैंक को आइडेंटिफाई ना करे तो ज़्यादा बेटर है। मतलब फ्रॉम HDFC बैंक हो, इस तरीके से बैंक को आइडेंटिफिकेशन ना हो तो ज़्यादा बेटर है। और कार्ड्स और पिन जो है आपके पास सेपरेटली आते हैं वही होना चाहिए कि कार्ड और पिन सेपरेटली आनी चाहिए। सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, दोनों के बीच में मेलिंग पीरियड होना चाहिए, कम से कम 3 दिन होना चाहिए, 3 दिन या ज़्यादा। एक बार आपका कार्ड आ गया तो उसके बाद पिन जो है 3 दिन बाद आना चाहिए, या पिन आ गया तो कार्ड 3 दिन आना चाहिए, दोनों सेपरेट होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो नॉर्मल हमने देखा है ऑटोमेटिक टेलर मशीन में, ऑटोमेटिक टेलर मशीन पॉइंट ऑफ सेल्स है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल्स है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन में कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन के लिए पॉइंट ऑफ सेल्स है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन काम करती है, वो ऐसा पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है वो बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए यूज़ होने वाली पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन में लॉजिकल और फिज़िकल सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है वो क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन लाइंस के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, पैसा प्रोवाइड करती है, आपका स्टेटस प्रोवाइड करती है, तो जो लाइंस आनी चाहिए वो भी सिक्योर होनी चाहिए, जिस पर वो डेटा ट्रैवल कर रहा है, इनक्रिप्टेड होना चाहिए। तो वो सब बैंक्स में होता है, लेकिन उसके बारे में हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने पढ़ा पॉइंट ऑफ सेल्स के बारे में और पता पड़ा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन एक पर्टिकुलर टाइप का पॉइंट ऑफ सेल्स है। और फिर हमने ये पढ़ा कि ऑडिटर का रोल क्या है, गाइडलाइंस क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्या है होना चाहिए किसी ATM के लिए। केवल ऑथराइज्ड इंडिविजुअल जाए और वही सिस्टम को एक्सेस कर सके। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स रेगुलरली देखें आप ATM की कि किस ATM में ज़रूरत से ज़्यादा बार पासवर्ड्स पिन यूज़ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 3 बार करोगे तो पिन जो होगा अलाउ नहीं करेगा, इनवैलिड कर देगा। तो अगर सिस्टम मतलब 3 से ज़्यादा बार कितनी बार यूज़ किया जा रहा है किसी ATM में, ज़्यादा बार तो लिमिट्स एक्सीड करने की कोशिश नहीं की जा रही है। लाइबिलिटी कवरेज है कि नहीं है, अनयूज्ड ATM कार्ड में प्रॉपर स्टोरेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंट्रोल है कि नहीं है, अनइश्यूड पिन में कंट्रोल है कि नहीं है, टाइम लिमिट है कि नहीं है। अगर आप कस्टमर को मेल कर रहा है कोई बैंक तो ATMs और पिन के बीच में इशू का टाइम है कि नहीं है, मतलब एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ही कार्ड और पिन इशू किए जाते हैं। मतलब पिन पहले कार्ड इशू किया, उसके 2-3 दिन बाद पिन इशू किया, ये एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है। थैंक्स।